So hello everyone, and today we are going to study the preamble and citizenship of constitution. Right, दो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, कौन से? preamble and citizenship. So ये आपका जो है स्टेटमेंट है preamble का, राइट? और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या याद रखना है? इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, राइट, जो कि हमारे हार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो क्रक्स है वो दिया है कहाँ? प्रियम्बल में। ठीक है, प्रियम्बल प्रियम्बल जो है वो आपका जो क्रक्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशल इक्वालिटी है, राइट, फैटर्निटी, लिबर्टी लिबर्टी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो है क्या दिखा रहा है आपका प्रियम्बल, राइट? So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. ये जो पांच चीजें हैं इस ही अरेंजमेंट में आपको याद करनी है। कैसे? सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको अरेंज करने के लिए, क्योंकि दे सकते हैं। प्लस आपसे कोई एक वर्ड ऐड करके पूछ लेगा एग्जाम में, क्या कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है आपके प्रियम्बल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सो एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, राइट। कितने टाइप के जस्टिस हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तीन टाइप के जो है आपको जस्टिस दिए हुए हैं। कहां पे? प्रियम्बल में। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, पांच तरीके की लिबर्टी दी है। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ लिबर्टी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, राइट, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, राइट। आगे समझ क्या क्या याद करना है यहाँ पे? सबसे पहले सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड जस्टिस आपका, ठीक है, ये याद रखना है कितने टाइप के जस्टिस दिए हैं? 3 टाइप के जस्टिस दिए हैं। लिबर्टी कितने टाइप के दिए हैं? 5 तरीके की, एंड इक्वालिटी ऑफ 2। ठीक है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी of the individual and the unity and integrity of our nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है, तो आई होप प्रियम्बल का जो आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत किससे होती है? प्रियम्बल से। ठीक है, तो ये इसमें जो चीजें आपको ध्यान में रखनी थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। इनैक्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949। नाउ प्रियम्बल देखते हैं हम, प्रियम्बल जो है क्या है उसमें। इट एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, राइट, फंडामेंटल वैल्यूज है और बेसिक फिलोसफी है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो है। इसमें पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, राइट, रिलीजियस, पॉलिटिकल और मोरल वैल्यूज दी हुई है ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। मतलब आपके, जैसा कि मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इसमें क्रक्स दिया है, किसमें? प्रियम्बल में। आप प्रियम्बल पढ़ के समझ सकते हो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस दिए होंगे, किस किस चीज से रिलेटेड प्रोविजंस दिए होंगे, राइट। नाउ इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके माइंड में क्या चल रहा था, उनका क्या विजन था फॉर द फ्यूचर इंडिया, उनके ड्रीम्स क्या थे इंडिया के लिए, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कहाँ? प्रियम्बल में। नाउ अकॉर्डिंग टू के एम मुंशी, द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी जो थे, राइट, द प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब हॉरोस्कोप मतलब फ्यूचर है, राइट, फ्यूचर दिखा रहा है इन शॉर्ट जो प्रियम्बल है हमारा, कि हमारा नया इंडिया कैसा होगा। ठीक है, जो हमारा इंडिपेंडेंट सोवरेन डेमोक्रेटिक इंडिया है वो कैसा होगा, वहां कैसी चीजें होंगी? डेमोक्रेटिक होगा, राइट, डेमोक्रेसी होगी, वहां पीपल के द्वारा जो है गवर्नमेंट चुनी जाएगी, रिपब्लिक होगा, राइट, इक्वालिटी होगी, भाईचारा होगा, फैटर्निटी होगी, ये सारी चीजें जो दी आपके प्रियम्बल में दी हैं, राइट। ओके, आगे समझ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेरुबेरी यूनियन केस था 1960 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, राइट। प्रियम्बल क्या शो कर रहा है? जैसे कि हमने कहा, डिफरेंट प्रोविजन का क्रक्स शो कर रहा है, और ये क्या है? माइंड है, की है टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। उनके माइंड में क्या चल रहा था वो हम कॉन्स्टिट्यूशन देख के जान सकते हैं, राइट। डिस्पाइट ऑफ दिस रिकॉग्निशन, मतलब ये समझने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड, राइट। तो बेरुबेरी यूनियन में, बेरुबेरी यूनियन केस, इसमें क्या कहा गया था? प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ये क्या कहा गया था बेरुबेरी यूनियन 1960 के केस में, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का तो अमेंड कैसे होगा? नाउ इन द हिस्टोरिक केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो स्टेटमेंट है वो चेंज किया, और क्या कहा? क्या कहा
कि amending power, right, 368 cannot be used to destroy or to damage the basic element, right, basic element इसको change नहीं कर सकते हैं, right. The Supreme Court rejected the earlier opinion and held that preamble is a part of constitution. सबसे पहले तो ये कहा it is a part of constitution, right. पार्ट तो है, पर एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया कि कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दे कैन नॉट बी अमेंडेड, राइट, उसको वैसा का वैसा ही रखना है, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो ये कब कहा गया? केशवानंदा भारती केस में, राइट. तो आर्टिकल 368 कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रॉय, मतलब डिस्ट्रॉय और डैमेज नहीं कर सकते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ठीक है. आ गया ये समझ. नेक्स्ट हम देखते हैं सिटीजनशिप. तो सिटीजनशिप कौन से पार्ट में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के गाइस? टेल मी, सिटीजनशिप कौन से पार्ट में दिया हुआ है? एग्जैक्टली पार्ट 2 में जो है आपका क्या दिया है? सिटीजनशिप, ठीक है. सो सिटीजनशिप आर्टिकल्स 5 to 11 दिए हुए हैं. पार्ट 2 में आप यहाँ भी देख सकते थे, एवरीवन हु इज नॉट आंसरिंग, ठीक है, यहाँ पे चीज ये देख के भी बता सकते थे. एंड ईच एंड एवरीवन इन माय क्लास हैव टू पार्टिसिपेट. कमेंट बॉक्स में आपको पार्टिसिपेट करना है. अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आंसर बताना है, नहीं आ रहा है तो वो भी बताना है, ठीक है. देयर इज नो शेम इन दैट, ठीक है. नहीं आएगा तभी आप पूछोगे, तभी मुझे पता चलेगा आपको नहीं पता है, तभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है. अब यहाँ 4-5 लोग आंसर कर दे रहे हैं, आई एम सेटिस्फाइड कि चलो इन लोगों को आता है तो बाकी लोगों को भी आता होगा. जिन लोगों को नहीं आता है वो बताएं, ठीक है. अपनी तरफ से तो मैं हर एक चीज बता रही हूँ, बट इफ यू गाइज आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, जब तक बताओगे नहीं मुझे नहीं समझ आएगा, ठीक है. इट कंटेन्स नीदर any permanent nor any elaborate provision in this regard, right. Constitutional provisions although 5 to 11 में दिए हुए हैं, right. अब आगे, अब समझ आ गया, ओके. तो पार्ट सेकेंड में जो है आपका क्या दिया हुआ है? सिटीजनशिप. पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. अच्छा रिम्पी ये बताओ, मैं जो बता रही हूँ वो हिंदी में जो बता रही हूँ वो भी समझ नहीं आती है चीजें? मतलब आती हैं कि नहीं आती हैं? हाँ का मतलब मुझे समझ नहीं आया. सो ये क्या बताता है? आर्टिकल 5 to 11 में क्या दिया है आपकी, ठीक है, ओके. आर्टिकल 5 से 11 में क्या दिया है आपकी, कि आप इंडिया के जो है सिटीजन, इंडिया के नागरिक किस किस तरह से बन सकते हो, ठीक है. सो इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट, ठीक है. तो इंडिया के नागरिक कैसे बन सकते हो? जब आपका संविधान लागू हो गया था उसके बाद से, मतलब 26 जनवरी 1950, ठीक है. सो हम एक एक करके सारे आर्टिकल देखते हैं. आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर किसी को पता है तो, सो दैट आई कैन लर्न फ्रॉम यू गाइस टू, राइट. डोमिसाइल आपने पता होगा कि मतलब अ पर्सन, धारा, अनुच्छेद. कोई बोल रहे देखो धारा तो नहीं है, अनुच्छेद है, ये मुझे पता है, ठीक है, अनुच्छेद है, धारा नहीं है. धारा मतलब क्या होता है? धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्ट. चलो हम आर्टिकल 5 देखते हैं जब तक गाइस. एक्ट बोलते हैं, राइट. सो अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब जो जिसका घर हमेशा से जो है कहाँ पे रहा है? इंडिया में, ठीक है. सेक्शन बोलते हैं, एग्जैक्टली सेक्शन, एक्ट नहीं सेक्शन बोलते हैं धारा को, ठीक है. और डोमिसाइल को क्या बोलते हैं? अधिवास. सो जिसका अधिवास कहाँ पे है? इंडिया में. अगर वो इंडिया में पैदा हुआ, ठीक है, अगर उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए, और इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर, मतलब जब आपका संविधान लागू हुआ उससे 5 साल पहले तक, ठीक है, उससे 5 साल पहले तक वो कहाँ उसका उसका अ, आवास कहाँ पे है? आवास कहाँ पे है? इंडिया में, ठीक है. तो मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले अगर 5 साल तक आप इंडिया में रहे हो, तो उससे क्या होगा? आप इंडिया के सिटीजन स्वतः ही बन जाओगे, ठीक है. ठीक है, थोड़ी बहुत मेरी भी हिंदी मतलब अच्छी है, ठीक है. आर्टिकल 6, पर्सन हु माइग्रेटेड बिफोर 19th ऑफ जुलाई, मतलब जो पर्सन यहाँ से माइग्रेट हो गए थे, चले गए थे बिफोर 19 जुलाई 1948, अगर उनके ए, एक भी पेरेंट, मतलब उनके माता या पिता या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, राइट, कहाँ जन्म लिया था? अनडिवाइडेड इंडिया में, राइट. ये किसकी बात हो रही है? जो पर्सन माइग्रेट हो गए थे 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक ठीक है. सो इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई, अगर वापस आ गए हैं, माइग्रेट हो गए इंडिया में, ही हैड बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, मतलब उसके बाद से कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में. मतलब इंडिया में 19 जुलाई 1948
के बाद, एंटर करने के बाद, आने के बाद यहीं रह रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे? इंडियन सिटीजन। अब जो लोग माइग्रेट हुए हैं आफ्टर 19 जुलाई 1948, उनके बारे में, उनके अगर पेरेंट्स कोई भी या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो है इंडिया में जन्म लिया था, उसके बाद इंडिया में कैसे परमिट के साथ आ गए थे, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट की एप्लीकेशन दी है उससे 6 महीने पहले तक कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में, और रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं बाय द ऑफिसर्स, राइट। ये किसके लिए? आपकी 19 जुलाई 1948। ऑल्दो ये सब चीजें आपको याद नहीं करनी है फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम, बस आपको ये याद होना चाहिए आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, उसके अलावा कैसे कैसे आपको जो है सिटीजनशिप मिलती है ये। आर्टिकल 7 आ जाते हैं, राइट। जो पाकिस्तान चले गए हैं 1 मार्च 1947 के बाद, वो इंडियन सिटीजन नहीं होंगे, भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है, 1 मार्च 1947। अब जो पाकिस्तान चले गए हैं आफ्टर 1 मार्च, पर बाद में इंडिया की तरफ वापस आ गए हैं फॉर रीसेटलमेंट, राइट, इंडिया वापस आ गए, तो वो बन सकते हैं क्या? इंडियन सिटीजन, राइट। फॉर दिस ही हैड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके लिए इनको इंडिया में एप्लीकेशन डालने से पहले 6 महीने तक, रजिस्ट्रेशन के लिए जब एप्लीकेशन डलेगा आपका, उससे पहले 6 महीने तक कहाँ रहना होगा? इंडिया में। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 भी इसी तरीके से हैं, राइट। किसी भी पर्सन के पेरेंट्स या ग्रेन पेरेंट्स जब अनडिवाइडेड इंडिया में जो लोग बॉर्न हुए हैं, या जो ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन इंडिया आउटसाइड इंडिया है, राइट, वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमैटिक काउंसलर, मतलब डिप्लोमैटिक या काउंसिल के द्वारा वो रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं इंडिया में ऑफ हिज रेसिडेंस वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? नो पर्सन शेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट बिफोर 26 जनवरी 1950। ऐसा कोई भी इंसान जिसने की इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है और दूसरे किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ली है, नागरिकता ले ली है, तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो अपने आप रद्द हो जाएगी, राइट, क्योंकि इंडिया में आप सिंगल सिटीजनशिप की अ, हो सकता है, राइट। आपकी स्टेट और यूनियन की भी अलग-अलग सिटीजनशिप नहीं होती, एक ही सिटीजनशिप होती है इंडिया की। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है? एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब आप अगर इंडिया के सिटीजन हो तो आप आप इंडिया के सिटीजन ही रहोगे जब तक कि पार्लियामेंट इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं बनाती है जिससे कि आपकी सिटीजनशिप नागरिकता खत्म हो जाए। अब पावर किसके पास है? आपकी पावर किसके पास है सिटीजनशिप को लेके कोई भी लॉ बनाने की? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो डिफरेंट अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे आपके, राइट, डिफरेंट अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे, तो ये आप देख सकते हो 86, 92, 2003, 2005 और 19 में तो जो आया था उसके बाद क्या क्या हुआ था मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, राइट। काफी लोगों को पता होगा कि 19 उसके बाद, अरे सीए नहीं पता रिम्पी? सीए का कितना प्रोटेस्ट हुआ था, आया अब याद? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का कितना, अरे यार तुम लोग को याद नहीं आ रहा है? कितने लोगों को याद आ रहा है कमेंट में बताओ। एनआरसी, सीए, कोरोना से पहले बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, याद आ रहा है ना? काफी लोग को याद आ रहा है। याद करो, दिल्ली में जो है प्रोटेस्ट हुए थे काफी सारे सीए से रिलेटेड, राइट, काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट में आ गई थी, है ना? तो यही आपका सीए था, और ये कितनी बार अमेंड हो चुका है ऑलरेडी? ये 5वीं बार अमेंडमेंट था इसका, ठीक है। हाँ, बहुत न्यूज में था। एग्जैक्टली नहीं, हाँ, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपका जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, ये लागू हो चुका था, राइट। सिमिलरली आसाम में जो है आपका क्या लागू हो रहा था? एनआरसी लागू हो रहा था। ये भी जो भी सीए के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि पूरे नेशन में एनआरसी लागू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। बस ऐसे ही जो है अफवाहें उड़ाई जा रही थी, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिटीजनशिप जो है, राइट, एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आप कई तरीके से ले सकते हो। तो उसमें पहला है आपका बाय बर्थ, राइट। अगर आप बाय बर्थ लेना चाहते हो तो आपको कैसे आप बाय बर्थ ले सकते हो? अगर आप बॉर्न हुए हो इंडिया में 26 जनवरी 1950 के बाद, या ठीक है, उसके अलावा 1 जुलाई 1987 से पहले, ठीक है, तो आपका बर्थ अगर इंडिया में हुआ है इन दो डेट से पहले, तो यू विल बी नेचुरली सिटीजन ऑफ इंडिया। इट डजंट, फिर आप ये मैटर नहीं करता है, ये इसका कोई मतलब नहीं रहेगा फिर कि आपके पेरेंट्स कहाँ की नेशनैलिटी के हैं। अगर आप 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 को जो भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसके बीच में आपने जन्म लिया है तो आप इंडिया के सिटीजन अपने आप हो जाओगे। अब 87 के बाद, इस डेट के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले के बीच में अगर आपने जन्म लिया है
तो आपके किसी भी एक पेरेंट को जो है इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा आपके बर्थ के टाइम पे, ठीक है? और 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर आप इंडियन सिटीजन जन के टाइम बनना चाहते हो, तो आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं, वो क्या होने चाहिए? इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, राइट? आ गया समझ? तो फिर फॉरेनर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है, अगर 2-3 दिसंबर 2004 के बाद, ठीक है, बाय बर्थ वाला सीन देख रहे हैं, बाय बर्थ वाला सीन देख रहे हैं, ठीक है? बाय बर्थ अगर इंडियन सिटीजन बनना चाहते हो अविनाश, तो अगर आपके दोनों पेरेंट्स क्या कहते हैं, अगर आपके दोनों पेरेंट्स फॉरेनर होंगे और तब भी आपने इंडिया में जन्म लिया है, तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे, ठीक है? अब देखते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, वो हम बाय बर्थ की बात कर रहे थे, राइट? अब इंडिया में अगर कोई 7 इयर्स तक रह रहा है बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, ठीक है, उसको रहना पड़ेगा, ठीक है, इंडिया के सिटीजनशिप लेने के लिए, राइट? एंड एप्लीकेशन डालने से 1 साल पहले तक आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है? 1 साल आपने ये एप्लीकेशन डाली, उससे पहले 1 साल आपको कहाँ रहना पड़ेगा? इंडिया में कंटिन्यूअस, ठीक है? उससे ठीक 1 साल पहले तक जो आपको है इंडिया में रहना पड़ेगा, और उससे पहले, राइट, बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन एंड 6 years इन द एग्रीगेट इन द 8 years प्रीसीडिंग द 12 month, आपके जो यहाँ पे 8 years हैं, उसमें से आपको 6 years जो है इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है? आगे समझ। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है? एंड पर्सन हु आर मैरिड टू इंडियन सिटीजन एंड हु आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, ठीक है, बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। अगर इंडिया किसी इंडियन से आप मैरिज करते हो, राइट, आपकी मैरिज किसी इंडियन से होती है, और वो इंसान जिसने मैरिज किया जो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो 7 साल तक अगर इंडिया में रहेगा, तो ही उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल पाएगी आप बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, राइट? उसके बाद माइनर चाइल्ड हुज बोथ पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय हिज पेरेंट्स। अगर आपको कहीं और की सिटीजनशिप लेनी हो, तो वहां के लिए आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? आप इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप 2 जगह की सिटीजनशिप ले सको, ठीक है? रिपीट द फर्स्ट लाइन। देखो, आपको यहाँ इन टोटल जो है एप्लीकेशन से पहले, ठीक है, 7 साल रहना है इंडिया में, अगर आपको इंडियन सिटीजन बनना है बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक? एक चीज यहाँ समझ आ गई, ठीक है? नाउ थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 month बिफोर द मेकिंग एप्लीकेशन, उसमें से जो 1 साल है आपका, ठीक है, वो कब होना चाहिए? एप्लीकेशन डालने से जस्ट पहले का, ठीक है? एप्लीकेशन, और बाकी ये 6 साल कौन से होने चाहिए? एंड द 6 year इन द एग्रीगेट इन द 8 year प्रीसीडिंग द 12 months, राइट? ये 12 month हो गए आपके, 1 साल मतलब 12 month, ठीक है? अब टोटल यहाँ पे 8 साल दिए हैं, उसमें से 6 साल जो है आपको कहाँ रहना होगा? इंडिया में। आया समझ अब? तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 6 साल प्लस 1 साल, 7 साल हो गए, ठीक है? चलो, आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। बाय डिसेंट, राइट? डिसेंट मतलब अ पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, राइट, और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10th of December 1992 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब एंसेस्टर्स अगर आपके सिटीजन थे इंडिया के, तो आप भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इस तरीके से डिसेंट देखा जाता है, ठीक है? इफ हिज फादर वाज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है? इन दो डेट के बीच में अगर आपने जन्म लिया है, तो आप इंडिया के सिटीजन कब होगे? जब आपके फादर जो थे वो इंडिया के सिटीजन थे आपके बर्थ के टाइम पे, ठीक है? इन द केस फादर वाज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट ओनली द पर्सन शैल नॉट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड। अगर आपके फादर जो है बस डिसेंट के थ्रू थे इंडिया के सिटीजन, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कॉन्सुलेट में, ठीक है? अ पर्सन बोर्न, वॉइस ग्लिच आ रहा है एवरीवन, आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक से एक बार थम्स अप करके बता दो या कमेंट करके बता दो। चलो भाई, आवाज तो अच्छी आ रही है। सो पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया और आफ्टर 10th दिसंबर, इन दो डेट्स के बीच में अगर पर्सन आउटसाइड ऑफ इंडिया जन्म लिया है, ठीक है, अगर इन दो डेट्स के बीच में अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया जन्म लिया है, तो उसको इंडिया का सिटीजन कब माना जाएगा? जब ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके कोई भी पेरेंट है, मम्मी या पापा है, वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। मतलब पेरेंट्स को भी बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन होना चाहिए उसके बर्थ के टाइम पे, ठीक है? नाउ पर्सन ऑफ फुल एज whose both parents are registered as citizens of India can acquire Indian citizenship, ठीक है? ये तो समझ आ ही गया होगा, जब आपके बर्थ के टाइम पे अगर आप दोनों, आपके मम्मी पापा की दोनों की सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, तो आप भी सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाओगे। पर्सन ऑफ फुल एज who or either of the parents were earlier citizen of independent India residing
इन इंडिया फॉर 1 ईयर इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, ठीक है, ये भी आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। जो फुल एज की पर्सन है, इट्स ओके, डोंट बी सॉरी गाइस, कोई बात नहीं, आप देख सकते हो क्लास वापस, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पर्सन ऑफ फुल एज, जो फुल एज के पर्सन होते हैं, उनके आइदर पेरेंट्स जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और रिसाइड करने चाहिए इंडिया में, मतलब रहने चाहिए इंडिया में, उसका एप्लीकेशन देने से 1 साल पहले तक, राइट। और यहाँ पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर 5 इयर्स, राइट, पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज बीन रजिस्टर्ड, जो फुल एज के पर्सन मतलब 18 अबव पर्सन होते हैं आपके, who have been registered as overseas citizen of India for 5 years and residing in India for 1 year before making application, ये लोग भी जो है आपके सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके नेचुरलाइजेशन, राइट, नेचुरलाइजेशन से आप क्या बन सकते हो, इंडिया के सिटीजन। ये किसको मिल सकता है, फॉरेनर को, पर इलीगल रिफ्यूजी या इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। उस नेचुरलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, 12 साल तक, राइट, 12 साल तक जो है आपको रेसिडेंट रहना चाहिए, मतलब रहना चाहिए कहाँ, इंडिया में, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर द प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से 1 साल पहले, ठीक है, एंड 11 ईयर्स आउट ऑफ कितने, 14 ईयर्स, कितने हो गए आपके, 12 साल हो गए। आ गया समझ, आगे बढ़ते हैं। वेज क्या है लूजिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के, किस किस तरीके से आप जो है लूज कर सकते हो अपनी इंडियन सिटीजनशिप, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन या डेप्रीवेशन, राइट। तो आप रिनाउंस कर दो, मतलब छोड़ दो अपनी इंडियन सिटीजनशिप, आपको किसी वजह से जो है टर्मिनेट कर दिया जाए आपकी सिटीजनशिप, मतलब खत्म कर दी जाए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ आपने कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ गलत किया है तो भी जो है गवर्नमेंट आपकी जो है सिटीजनशिप खत्म कर सकती है। और डिप्रिवेशन मतलब आपको जो सिटीजनशिप है उससे डिप्राइव कर दिया जाए, आपको नहीं दी जाए वो सिटीजनशिप। तो इन 3 तरीकों से जो आप क्या कर सकते हो, लूज कर सकते हो अपनी इंडियन सिटीजनशिप, राइट। एनी डाउट गाइस, कोई डाउट है आप लोगों को? आपको जहां से इजी लग रहा हो वहां से रिवाइज कर सकते हो। हाँ, अमन बिल्कुल होती है, अगर यहाँ इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है, अगर उसको चाहिए तो ऑब्वियसली सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनली गलत कैसे करें, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें दी हुई हैं, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि आप, जैसे देशद्रोह होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, राइट, आप देशद्रोही हो, ठीक है, आपने देश की नेशन की इंटीग्रिटी के खिलाफ, सिक्योरिटी के खिलाफ अगर कुछ किया है, राइट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कहीं दे दी है, राइट, इस तरीके से अगर कोई कुछ कर रहा है तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो आपसे आपकी सिटीजनशिप ले सकती है, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। विद दिस आज हमने अपना प्रियम्बल और सिटीजनशिप का जो है चैप्टर वो कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा गाइज। हाँ, सिटीजनशिप लूज होने पे कंट्री छोड़ना होगा, देखो छोड़ने की बात ऐसी है, अगर आपको गवर्नमेंट जो है देश निकाला दे रही है तो छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज कई सारे लोग हैं जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है पर रह रहे हैं यहाँ पे, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। विद दिस वी कंप्लीट आवर सेशन। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में गाइस। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड, अच्छे से रिवाइज करते रहो सारी क्लास को, ओके ठीक है, चलो।